जो फ्रिक्शनल इफेक्ट को बताती है कि किस तरीके से फ्रिक्शनल इफेक्ट कंप्रेसिबल फ्लो पे जो ट्यूब के अंदर हो रहे हैं उस पर एक्ट करेंगे एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर। ठीक है। अब रैली लाइन जो है, अब हीट ट्रांसफर मतलब आपके बस अब सपोज करो एक डक्ट के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन डक्ट के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना वो अब हीट अप हो रहा है। उस केस में एडियाबैटिक था, किसी किस्म की हीट नहीं हो रही थी ना इधर सिस्टम से ना सराउंडिंग में। अब यहाँ पे हीट अप हो रहा है, तो हीट अप होने की वजह से हमारे पास अब जो नया कॉन्सेप्ट आया वो रैली लाइन है। ठीक है। अब रैली लाइन होती क्या है, अब जैसे यहाँ पे रैली लाइन का भी तकरीबन जो है ना सेम ही प्रिंसिपल है। और रैली लाइन दूसरी रैली लाइन पे शिफ्ट कब होती है, अभी ऊपर से आप देखते हुए आ रहे हो। अब अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि अब सपोज करो कि आप ट्यूब के अंदर से कोई भी फ्लूइड फ्लो करा रहे हो। ठीक है। अब अगर अगर तो आपका फ्लूइड सब सोनिक है, देखो सब और से समझना। अगर आपने फ्लूइड को फ्लो करा रहे हो ट्यूब के अंदर से और आपका जो फ्लो है वो सब सोनिक है, तो होगा क्या कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका मार्क नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा अभी जो एरो कर्सर दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका फ्लो सबसोनिक था। ठीक है। सबसोनिक होने की वजह से अगर आप हीट 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 कर रहे हो, तो हीट करने की वजह से आप देख सकते हो कि आपका मार्क नंबर 1 अचीव हो जाएगा। सही है। और सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नीचे से अगर आप देखो तो नीचे से आपके पास सुपरसोनिक फ्लो है। ठीक है। अब इसमें उल्टा केस है, अगर हीटिंग कर रहे हो और सुपरसोनिक केस है, तो उस केस के अंदर हीटिंग करने की वजह से आपका मार्क नंबर डिक्रीज होगा। सही है ना, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सुपरसोनिक है। तो इसकी भी वही लिमिट है कि ये जो होगा वो सुपरसोनिक से सोनिक कंडीशन में आने तक के सोनिक कंडीशन तक के आएगा, और सोनिक कंडीशन पे आने के बाद उसकी इंट्रोपी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन गिरा दूँ। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब ये किस तरीके से दूसरी रैली लाइन पे शिफ्ट करता है, तो वो हमें देखना है। अच्छा ये वही मतलब सब सोनिक के लिए ना वही जो हमने रैली लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो फैनो लाइन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर तो आपका फ्लो सब सोनिक है तो फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से आपका जो मार्क नंबर है वो इंक्रीज हो रहा था, और यूरिटी से मतलब सोनिक कंडीशन से ज़्यादा आपका मार्क नंबर अचीव नहीं हो सकता। रैली लाइन के अंदर भी वही होता है कि अगर आपका फ्लो सबसोनिक है और अगर आप हीट कर रहे हो, हीट करने की वजह से आपका मार्क नंबर इंक्रीज होगा, और अगर आप कूलिंग कर रहे हो तो कूलिंग करने की वजह से आपका जो मार्क नंबर होगा वो डिक्रीज होगा। सुपरसोनिक में इंक्रीज होगा, उल्टा केस हो जाएगा। अभी हम देखते हैं उसको टेक्निक से। अच्छा अब यहाँ पे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये बात है, जो मेन डिफरेंस होता है रायले लाइन में और फेनो लाइन में, वो आपका जो आपका जो डिफरेंस होता है वो आते हैं सुपरसोनिक फ्लो में। अब होता क्या है कि जब आपकी फेनो लाइन होती है तो सुपरसोनिक फ्लो जब सोनिक कंडीशन तक के आते हैं ना, तो शॉक वेव अपीयर हो जाती है। शॉक वेव ना जनरेट होना शुरू हो जाती है। मतलब अब सपोज करो कि ये सोनिक कंडीशन 1 है, यहाँ से मार्क नंबर आ रहा है, सपोज अभी ये फैनल लाइन है आपकी, तो मार्क नंबर यहाँ पे 5 है सपोज। तो 5 से आते आते 1 पे आते आते ना कहीं पे शॉक आपकी शॉक वेव जनरेट हो जाएगी। लेकिन रायली लाइन में ऐसा नहीं होता। अब रायली लाइन में अगर मार्क नंबर 5 से वो 1 पे आ रहा है ना, सोनिक कंडीशन पे आ रहा है, तो आपका जो है ना क्या कहते हैं शॉक वेव जनरेट नहीं होगी। इसका रीज़न क्या होता है कि आप ना हीटिंग कर रहे हो, मतलब सपोज करो कि आपके डट के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है आप उस डट को हीटअप कर रहे हो। अब आप हीटअप करने की वजह से आपका जो फ्लो है वो सुपरसोनिक है। तो होगा क्या कि मार्क नंबर तो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हीट करने से आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि जब मार्क नंबर जैसे से कम होता जाएगा ना, तो वो ग्रेजुअली कम होगा। और उस ग्रेजुअली कम होने की वजह से, और एक तो ग्रेजुअली कम हो रहा है मार्क नंबर और हीटअप भी हो रहा है, तो उसकी वजह से मोमेंटम मोमेंटम का जो इफेक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और प्रेशर और टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो मार्क नंबर जो कम हो रहा है शॉक वेव को कंपनसेट कर देगा, तो आपकी शॉक वेव जनरेट ही नहीं होगी। तो ये मेन रीज़न है कि रायली लाइन और फेनो लाइन के अंदर सुपरसोनिक फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो ये मेन डिफरेंस है इसका। अब ये वही इक्वेशन बताएगी, ऑब्वियस बात है। अगर अगर आप हीटअप कर रहे हो 1 से लेके 2 तक के, तो
प्रेशर में चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज आएगा, टेम्परेचर में, डेंसिटी में, प्रेशर वेलोसिटी में, सब में चेंज आएगा। अच्छा ये सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है, ठीक है। ये तो फार्मूला ये डी में जी लिख है। रहे हैं। जी फ्लक्स है, मतलब जैसे हम मास फ्लो रेट कहते हैं ना, तो मास फ्लक्स होता है, मतलब मास फ्लो रेट को एरिया से डिवाइड करा दो तो वो मास फ्लक्स कहलाता है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये वही फार्मूले हैं, किसी इसकी कोई नीड नहीं है, ये बस वो घुसाया गया और कुछ नहीं। अब ये जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये बात है। अब देखो, आपका फ्लो सबसोनिक है और वो हीटिंग, आपको हीटअप हो रहा है फ्लो, और यहाँ पे जो सुपरसोनिक फ्लो है वो हीटअप हो रहा है। आपका सबसोनिक फ्लो है वो कूल हो रहा है, सुपरसोनिक फ्लो है वो कूल हो रहा है। अब अगर आपका मार्क नंबर जो है वो, मार्क नंबर क्या होगा, अगर आपका सबसोनिक फ्लो हीटअप हो रहा है तो मार्क नंबर इंक्रीज होगा, सुपरसोनिक फ्लो अगर हीटअप हो रहा है तो मार्क नंबर डिक्रीज होगा। अच्छा, सबसोनिक फ्लो अगर कूल हो रहा है तो मार्क नंबर उसका हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को कूल करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका मार्क नंबर कम हो जाएगा। और अगर आप सुपरसोनिक फ्लो कर रहे हो, कूलिंग, सुपरसोनिक फ्लो आपका फ्लो है और कूलिंग कर रहे हो, तो आपका मार्क नंबर इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा केस है। अच्छा, प्रेशर जो होगा, ऑब्वियस बात है कि जब सबसोनिक फ्लो हीटिंग के दौरान मार्क नंबर बढ़ रहा है तो प्रेशर तो कम कम ही होगा, तो डिक्रीज हो गया। सुपरसोनिक फ्लो के केस के अंदर, क्योंकि अब हीटिंग हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सबसोनिक फ्लो के केस के अंदर इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, और सुपरसोनिक फ्लो के केस के अंदर डिक्रीज होगा क्योंकि आपका मार्क नंबर बेसिकली सुपरसोनिक फ्लो कूलिंग के केस में इंक्रीज होगा। इस तरीके से ये बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो लिखे हैं, इसको एक मरतबा गो थ्रू कर लेना। और वैसे इसकी नीड नहीं है, वैसे वैसे पूछ सकते हैं पेपर में क्या होगा कि सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा, अगर हीटिंग हो रही है, कूल हो रहा है, तो मार्क नंबर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो ये बस इसको एक मरतबा पढ़ लेना, अच्छी तरीके से सवाल आ रहेगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ, उस पीडीएफ के अंदर ना कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो सर ने डिस्कस नहीं किए थे, तो वो देख लेता हूँ। अब ये तो फेनोलाइन वाला है, इसको हटाओ। डक्ट है, सपोज यू हैव सर्कुलर डक्ट। अब उसका पेपर में बिल्कुल सेम इसी तरीके का सवाल है, और इवन मेरे ख्याल में पेपर का ही क्वेश्चन है, नहीं अगला वाला होगा शायद। अच्छा, ये पॉइंट वन है, इनलेट है, मतलब आपके पास कोई डक्ट है, ट्यूब है, उसका इनलेट पॉइंट है और उसका एक आउटलेट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। अच्छा, T1 P1 और V1 गिवे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मार्क नंबर निकाला, V1 अपॉन गैमा RT1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो मार्क नंबर हमारा 2 आ गया। अब हम अपेंडिक्स जी यूज़ करेंगे, अपेंडिक्स जी यूज़ इस वजह से करेंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, तो मैंने आपको बात बताई थी कि रैली लाइन के लिए हम अपेंडिक्स जी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपेंडिक्स जी, मैं इसको दिखा देता हूँ, ये रहा अपेंडिक्स जी आपको, ठीक है, अपेंडिक्स जी है, फ्लो ऑफ अ परफेक्ट गैस ऑन द रैली लाइन, ठीक है। अच्छा, आपका मार्क नंबर क्या था। अच्छा, एक बात आपको ये बात पता है, अगर सवाल में आप देखो तो यहाँ पे मार्क नंबर आपका 2 आ रहा है, इट मीन्स ये सुपरसोनिक फ्लो है, तो इसका मार्क नंबर डिक्रीज हो रहा है, 1.2 आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इस पर हीटिंग कर रहे हो। अभी हमने पढ़ा था, अगर हम हीटिंग करेंगे तो आपका जो मार्क नंबर होगा सुपरसोनिक फ्लो में वो डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं 0.2 पे प्रेशर टेम्परेचर निकालूंगा, वो मुझे वैसे ही पता है ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि मार्क नंबर कम हो रहा है तो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियल में मार्क नंबर 2 तो था, और एग्जिट पे 1.2 है, तो बीच में कोई ना कोई वो कंडीशन भी तो आई होगी जहाँ पे आपकी क्रिटिकल कंडीशन आई होगी जहाँ पे मार्क नंबर 1 होगा। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आपने मार्क नंबर 2 पे नोट क्या किया, ये रहा मार्क नंबर 2 पे आपने सबसे पहले नोट किया। अच्छा, P1 अपॉन टी स्टायरिक हो जाएगा, T1 अपॉन टी स्टायरिक हो जाएगा, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया आपने। अच्छा, ये T01 अपॉन T0 डैश, ये स्टेगनेशन प्रेशर, स्टेगनेशन टेम्परेचर, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपने निकाला P1 अपॉन टी स्टारिक, T1 अपॉन टी स्टारिक। आपको P1 और T1 पता है, तो आपने पी स्टारिक निकाल लिया, टी स्टारिक को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब क्योंकि ये जो 0.2 है ना, ये 0.2 जो है, अब 1 से लेके 2 तक के
दोनों तरफ जो है वो हीटिंग इफेक्ट है। तो पॉइंट टू पे आप गए और यहाँ पे अपेंडिक्स जी पे गए और आपने टी टू अपॉन टी स्टेरिक निकाला, टी टू अपॉन टी स्टेरिक निकाला, ठीक है। और अगेन स्टेग्नेशन प्रेशर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप निकालना चाहो तो सवाल में बोला हुआ तो निकाल दो। अच्छा, यहाँ पे ना ये सर ने अगेन ना ये लंबी कराई हुई थी, ठीक है। पी टू अपॉन पी स्टेरिक, जब आप पी स्टेरिक पहले निकाल चुके हो यहाँ पे, ठीक है, पी स्टेरिक यहाँ से निकाल लेना, पी स्टेरिक यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि आपको पी वन और टी वन पता है। तो यहाँ पे पी टू अपॉन पी स्टेरिक है, तो पी स्टेरिक को यहाँ पी स्टेरिक को 0.795 से 8 से मल्टीप्लाई करा तो पी टू आ जाएगा। और सिमिलर वे में टी स्टेरिक निकाला हुआ आपने, उसको टी टू से मल्टीप्लाई कर, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करा तो टी टू आ जाएगा। मतलब सिंपल है। तब ये जो स्टेप है ना, ये लंबी करी हुई है, उसको मत देखना, फिर में दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या करना था, पॉइंट टू पे वेलोसिटी निकालनी थी। अब हमारा जो मेन मोटिव था ना, वो एग्जिट पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना है। और ये जो इनलेट का पॉइंट वन है और ये आउटलेट का पॉइंट टू है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसको मुझे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैंने पी टू निकाल लिया, टी टू निकाल लिया, ठीक है। और मुझे मार्क नंबर तो पहले से पता ही है, 1.2 है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये पता है कि मेरे पास जो है मेरे पास जो है वो क्यू का जो फार्मूला होता है, कहाँ गया क्यू का फार्मूला, कहाँ गया, कल हमने क्यू का फार्मूला पढ़ा था कि क्यू बराबर होता है एम सी पी टी नॉट टू माइनस का टी नॉट वन। याद है, हमने कल शुरू में ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ये तो एम हमने ये एच, पहले वाले सवाल के अंदर अपेंडिक्स जी क्यों यूज किया था? आप मर्जी, आप यूज़ कर लो या नहीं ना कर लो, आपको असल में एग्जिट पे मार्क नंबर नहीं पता होगा ना शायद, आप वैसे भी कर सकते हो, अपेंडिक्स से यूज़ कर लो, मर्जी है आपकी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बगैर अपेंडिक्स के, जब भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी कल वो हो जाएगी, तो मसला हो, ज़्यादा बेहतर है आप अपेंडिक्स यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे क्यू का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एम डॉट सी पी टी नॉट टू माइनस का टी नॉट वन, ठीक है। एम डॉट सी पी, क्योंकि एच बराबर होता है, एयर परफेक्ट एयर है तो एच बराबर हो जाएगा सी पी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एम डॉट सी पी, इसको लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा एम सी पी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में क्या आएगा, टी नॉट टू, सही है, टी नॉट टू माइनस का टी नॉट वन। अच्छा, मैंने एक बात ये बताई थी कि हम लोग स्टैटिक टेम्परेचर को क्यों सब इंक्लूड नहीं कर रहे, स्टैग्नेशन को ही क्यों कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये था, जब कभी भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते रियल केस सिनेरियो में। तो जब भी आपके पास स्टैग्नेशन टेम्परेचर हम लिख रहे हैं तो टी नॉट टू। अच्छा, अब मास फ्लो रेट सी पी की वैल्यू तो पता है, टी नॉट टू माइनस टी नॉट वन करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे टी नॉट वन निकालना है और टी नॉट टू निकालना है। तो टी नॉट वन के लिए क्या करूँगा, टी वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू सी पी। अच्छा, यहाँ पे वी वन तो मुझे पता था इनिशियल, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं आया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना है कि जो टी वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू सी पी करो ना, तो यहाँ पे सी पी की वैल्यू 1.005 नहीं रखना, बल्कि इसको जूल पर के जी केल्विन में रखना, 1.005, ठीक है। किलो जूल में नहीं रखना है, जो किलो जूल पर के जी केल्विन में। तो यहाँ से आपने टी वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू सी पी, अगर आपके पास ये आ गया। अच्छा, स्टेगनेशन प्रेशर पॉइंट टू के लिए आप ये करोगे, टी नोट टू बराबर होगा टी टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू सी पी। अब आपको वी टू को फाइंड आउट करना है, तो वी टू अगेन बराबर हो जाएगा सिंपल, एग्जिट पे आपको मार्क नंबर पता है, गैमा टी टू पता है, तो आपने वी टू फाइंड आउट कर लिया, वो कितना गया 571.7 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे प्लग इन करो तो ये टी नोट टू आ गया। अब आपने वो जो क्यू की जो इक्वेशन थी, उसके अंदर ये सारे पैरामीटर को रख दिया। अब यहाँ पे हमें एम डॉट नहीं पता, मास फ्लो रेट नहीं पता, और मास फ्लो रेट का कोई पैरामीटर नहीं है जो जिससे मैं निकाल सकूँ। क्योंकि मसला ये है कि मुझे इस डट का एरिया ही नहीं पता। अब आप कह सकते हो कि मास फ्लो रेट तो बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी के। मसला ये है कि मुझे एरिया नहीं पता। अगर तो मुझे एरिया पता होता इस डट का, तो मेरे पास मास फ्लो रेट आ रहा था। इसका मतलब ये कि अब हमारे पास जो क्यू का जो आंसर आएगा वो किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, ठीक है, सही। तो क्योंकि हमारे पास मास फ्लो रेट मौजूद नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किलो जूल पर केजी में आएगा। तो आपने सिंपली सी पी टी नॉट टू माइनस टी नॉट वन कर दिया। अच्छा, अब आपके पास आपको इंट्रॉपी चेंज निकालना था, एस टू माइनस एस वन। सो आप यहाँ पे वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो,
सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस का आर एल एन पी टू अपॉन पी वन, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला। तो ये इट्स अप टू यू, आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, या तो आप इसको टेबल से निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा बेहतर है टेबल से निकाल लो, जान छुड़ाओ। या फिर आप इसको तो ये टेबल थ्योरेटिकल जी टेबल करके। से आएगा। हाँ, ये जी टेबल से है, ये देखो यहाँ पे है ना, एस स्टैटिक माइनस एस। अब जिस पॉइंट पे निकालने, सपोज इनिशियल पॉइंट पे निकालने, मार्क नंबर कितना था इनिशियल पॉइंट पे? इनिशियल पॉइंट पे हमारा मार्क नंबर कितना था? इनिशियल पॉइंट पे मार्क नंबर हमारा 2 आया। इसका मतलब जब मैं मार्क नंबर 2 पे जाऊँगा, अपेंडिक्स जी पे, तो ये यहाँ पे, ये जो ये जो फैक्टर है एस स्टैटिक माइनस एस अमाउंट आर, तो एस स्टैटिक माइनस एस के बाद आ जाएगा 1 एस वन, ठीक है, डिवाइड बाई आर। इस तरीके से एग्जिट पे निकालूंगा 1.2 पे, तो यहाँ पे एस टू आ रहेगा, और इन दोनों का बेसिकली सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपके पास एस टू माइनस एस वन आ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करो, या फिर उसको डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, 19-20 आएगा, बस करीब करीब सेम ही आएगा। तो ये सवाल था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, पेपर में भी बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, और मुश्किल नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ना, इसका मुझे क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता, लेकिन मैं इसकी ना शुरू में समझा दूँ तो समझ आ रहेगा। ये हमारे पास एक ट्यूब है, 1 से लेके 2 एक ट्यूब है, सही है। अब इसके अंदर हीटिंग हो रही है, अब 1 से लेके 2 तक जो हीटिंग हो रही है, तो मैंने इस पॉइंट 1 को एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से कनेक्ट किया हुआ है। तो 0 से लेके 1 तक के आपके पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है। और इसमें अच्छा, हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल के अंदर, क्योंकि आपके पास जो फ्लो होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है, उसकी एंट्रोपी सेम होती है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर आपका जो स्टैग्नेशन टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर सेम होगा। तो जो टी नॉट वन होगा, मतलब ये जो टी नॉट, मतलब ओ से लेके वन तक के जो स्टैग्नेशन प्रेशर होगा, स्टैग्नेशन टेम्परेचर होगा, वो सेम होगा। तो हमें उसने ना इनलेट कंडीशन ये बताई हुई थी कि आपका मार्क नंबर 2 है, स्टेगनेशन टेम्परेचर 500 केल्विन है, पी नॉट वन 750 किलो पास्कल है, और उसने मुझे पॉइंट टू पे ना डेंसिटी बता दी। ठीक है, पॉइंट टू पे से डेंसिटी बताई। अब मुझे, आप अज्यूम करो कि मुझे क्या निकालना है, मुझे हीटिंग रेट निकालना है कि किस रेट से हीटिंग हो रही है, और इसके अलावा मुझे सिंपल और एग्जिट पे प्रॉपर्टीज़ को निकाल लो बस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि 0 से लेके 1 तक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, तो इसके अंदर तो ये आइसेंट्रोपिक होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपेंडिक्स सी यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा 0 से लेके 1 तक के, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट 1 है, ये कन्वर्जन डाइवर्जेंट पार्ट का एंड पॉइंट है, और ये ट्यूब का इनलेट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मुझे पॉइंट 1 पे प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो आपको पॉइंट 2 पे सबसे डेंसिटी पता है। अगर आपको पॉइंट 1 का की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाए, तो पॉइंट 1 की प्रॉपर्टीज़ पता लगने की वजह से आप अपेंडिक्स जी पे जाओगे, और आपको मार्क नंबर 1 पे प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, और जिस तरीके से अभी जो हमने पीछे सवाल सॉल्व किया था ना, पूरे सवाल वो बन जाएगा। अब हम अपेंडिक्स सी पे गए, हमारा मार्क नंबर 2 था। ठीक है, हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला टी वन अपॉन टी नॉट वन। ठीक है, क्योंकि स्टेगनेशन टेम्परेचर गिवन था, पी वन अपॉन पी नॉट वन निकाला। ठीक है, तो क्योंकि देखा जाए तो हमें स्टेगनेशन टेम्परेचर गिवन था ना, तो जिस तरीके से हम अपेंडिक्स सी यूज़ करेंगे, हम पॉइंट 1 पे निकालने हैं, तो मार्क नंबर पॉइंट 1 पे गिवन था 2, तो ये हो जाएगा पी। जब आप टेबल में रहोगे तो वो पी अपॉन पी नॉट होता है ना, पॉइंट 1 पे निकालने, तो पी वन अपॉन पी नॉट वन, टी वन अपॉन टी नॉट वन। यहाँ से टी वन पता चल गया, पी वन पता चल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे हम अपेंडिक्स जी यू लगाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 2 आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा कि अगेन मार्क नंबर 2 पे गए, मार्क नंबर 2 पे जाने के बाद यहाँ पे आपने पी अपॉन पी स्टायरिक निकाला, टी अपॉन टी स्टायरिक निकाला। ठीक है, पहला काम आपने करा, सही है, और डेंसिटी भी निकाल लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने डेंसिटी निकाला, इसके बजाय पी वन अपॉन पी स्टायरिक निकाला, जो कि 0.6857 आ गया। अब यहाँ पर हुआ ये कि मैंने डेंसिटी निकाली, डेंसिटी किसके बराबर होगी, पी वन अपॉन आर टी वन के। यहाँ से आप क्या करो, पी स्टारिक और टी स्टारिक निकालो। अब सबसे बड़ा मेरे पास इशू ये है कि अगर मुझे एग्जिट पे प्रॉप, अब ये तो मुझे पता चल गया कि स्टारिक टेम्परेचर आ गया, पी स्टारिक आ गया। अब मुझे पॉइंट 2 का एग्जिट का मार्क नंबर नहीं पता।
उसका मतलब मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को एवेल्यूएट नहीं कर सकता। मैं कुछ इस तरीके से कर लूँ कि किसी तरीके से मुझे पॉइंट 2 पे एक ऐसा पैरामीटर पता चल जाए कि वहाँ से मैं टेबल में जाके उसके अगेंस्ट में मार्क नंबर भी देख लूँ और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, अभी गौर से देखते आना। अब यहाँ पे अगर अपेंडिक्स जी पे जाओ ना, तो अपेंडिक्स जी पे ना एक रेशियो ये है कि आपको कुछ और तो पता ही नहीं है। आपने सबसे पहले M1 इज़िकल्स टू 2 पे मैंने बोला, अभी हमने जानबूझ के P1 अपॉन डेंसिटी अपॉन ये डेंसिटी है, P1 अपॉन पी स्टायरिक निकाला, ठीक है। तो यहाँ से आपने पी स्टायरिक निकाल लिया, आपको डेंसिटी P1 आपने कैलकुलेट कर ली थी। अगेन ये वापसी लंबी काम हुआ हुआ है, सिंपल सिंपल। यहाँ से P1 आपने निकाला, जो मैंने निकाली हुई है 1.20 kg पर मीटर क्यूब। अब आप इसको यहाँ पे प्लग इन कर दो तो आपके पास पी स्टेरिक आ रहेगा, डेंसिटी स्टेरिक आ रहेगी। अब आप ये काम करो, अब क्योंकि आपको अब आपको हिंट क्या मिला कि अगर आपको पॉइंट टू पे प्रॉपर्टीज चाहिए, आपने ये देख लिया कि पॉइंट टू पे डेंसिटी गिवन है। अगर आप इस पॉइंट टू की डेंसिटी को यहाँ पे पी स्टेरिक से डिवाइड करा दो, तो अब आपके पास एक प्रॉपर्टी पता चल जाएगी जिसकी बिहाफ पे जाके आप उसके अगेंस्ट में मार्क नंबर देख सकते हो और उसका प्रेशर निकाल सकते हो, उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पी टू अपॉन पी स्टाइरिक आ गया 0.773। अब इस डेंसिटी रेशियो पे हम गए अपेंडिक्स जी में। लाजमी नहीं है कि हर बार सी सवाल से ही काम हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हो सकता है बस, लेकिन ये है कि आसान होगा, मतलब देख के समझ आ जाएगा कि करना क्या। अभी 0.773 था। अब यहाँ पे मैं अपेंडिक्स पाया, अब मुझे देखना है ये 0.773 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे 0.773 आ रहा होगा वहाँ उसके अगेंस्ट में सारी नहीं भाई, वो तो देखा रहेगा पेपर में जब आएगा। मार्क नंबर 1 गिवन है और यहाँ पे आपको स्टैटिक टेम्परेचर आपने निकाल लिया T1, तो गेमा आर T1 से मल्टीप्लाई करा दो मार्क नंबर को, तो आपके पास V1 वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। V1 आया, V2 आ गया, ठीक है। और बस आपने उसको एक रीजन में प्लग इन करा। अगेन आपके पास मास फ्लो रेट नहीं है, क्योंकि आपको डक्ट मतलब ये जो ट्यूब है ना, देखो एक बात याद रखना, हम लोग जो एरिया लेंगे वो 1 से लेकर 2 तक का होगा, कन्वर्जन डाइवर्जन का एरिया नहीं होगा। तो 1 से लेकर 2 तक का डायमीटर ही नहीं पता, अगर डायमीटर पता चल जाता तो एरिया आ जाता, और एरिया आने से क्या होता कि मास फ्लो रेट बराबर होता है डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो चाहो तो इनलेट पे लगाओ, चाहे तो एग्जिट पे लगाओ, मास फ्लो रेट की वैल्यू आनी ही सेम थी। तो इस केस के अंदर हमारा मास फ्लो रेट नहीं है, जब भी आंसर हमारे पास किलो जूल पर केजी में आ रहा है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आके ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। एक लास्ट न्यूमेरिकल है, जहाँ तक किसी भाई को यदि तू क्वेश्चन है तो पूछ। पेपर में साथ भी बैठ गया है ना, तब भी नहीं होगा मुझसे ये। अबे और क्या चाहिए, सब कुछ समझा तो दिया। अभी प्रैक्टिस बेटा एलिस आ प्रैक्टिस जाए तो के पेपर में पता चलेगा वो। लिए सिंपल सा आ रहा है, मतलब जिस तरीके से कॉपी में सवाल हुए हुए हैं ना, मतलब मैं ये बोलूँ ना, ये पीछे वाला सवाल थोड़ा सा अबे मुश्किल है इसके पास जैसा एक पेपर और के हिसाब ट्यूब से। वाला भी तो है, ट्यूब वाले के अंदर भी सारा मिक्स हो जाएगा मुझसे तो। ये तो ट्यूब तो तेरे अंदर है। इससे पहले वाले छोड़ सब। सवालों के क्वेश्चन लिखे हुए हैं तेरे पास? सकता है 150 किलो पास्कल आपको, आ जाएगा, मैक पता तो है आ जाएगा। मार्क आगे। नंबर आ जाएगा। V1 गिवन है, गेमा RT1 गिवन है, ठीक है। आप मार्क नंबर 1 पे जाओ। मार्क नंबर 1 पे आपने निकाल लिया P1 अपॉन पी स्टेरिक, P2 T1 अपॉन टी स्टेरिक। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे ना, आपके पास 75 किलो पास्कल में एक और इंडिप कोई एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसकी बिहाफ पे आप सेलेक्ट कर सको। तो मतलब प्रेशर की बिहाफ में मैं यहाँ पे अपेंडिक्स से कोई चीज़ थोड़ी ना देखूंगा, देखो। तो यार मैं P1 तो ओवर पी स्टेरिक निकाल लूं, उसके बाद वहां से पी स्टेरिक लेके P2 ओवर पी स्टेरिक करके निकाल लूंगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चल तो रहा तेरा दिमाग। हाँ, बिल्कुल सही बोला तूने, P2 अपॉन पी स्टेरिक कर लिया, ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। छोड़ बे, तू जा, मैं पढ़ा दूंगा आगे। सॉरी यार, मैंने आपकी गेम से मैं फेमिलियर नहीं था सर। हाँ, हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता ये इसका क्या है। हाँ, यहाँ पे क्यों बोला हुआ है ना, हाँ वैसे कर दे, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, करके देख के बता दियो मुझे आंसर सेम आ रहा था या नहीं आ रहा था। वैसे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है।
अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको वाइंड अप करते हैं, बस ये आखिरी है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर अ 12 सेंटीमीटर डायमीटर टेबुलर कंबशन चेम्बर। ठीक है, एक कंबशन चेम्बर है, उसकी जो ट्यूब है ना, मतलब वो सर्कुलर कंबशन चेम्बर है, तो उसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है कि एयर इंटर हो रही है ट्यूब के अंदर 400 किलो पास्कल, 500 केल्विन या 70 मीटर पर सेकेंड। देखो, ये स्टेगनेशन टेम्परेचर नहीं है। ये स्टेगनेशन टेम्परेचर के लिए तो वो खुद बताएगा, या तो वो बोलेगा कि वो बहुत बड़े लार्ज रिजर्वायर से एंटर हो रही है, तो उसको स्टेगनेशन कहोगे, अदरवाइज वो स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर और वेलोसिटी है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है कि फ्यूल विद अ हीटिंग वैल्यू ऑफ 39,000 किलो पर केजी इज बर्न बाय स्प्रेइंग इन द एयर, द exit Mach number is 0.8, determine the rate at which the fuel is burned and exit temperature। ठीक है, तो सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो आ गया, इसको आप समझो। आपके पास ये डक्ट है, ठीक है, ये डक्ट का इनलेट पॉइंट है और ये डक्ट का आउटलेट पॉइंट है, सही है। अब हो क्या रहा है कि जैसे डक्ट इन हो रही है, एयर इन हो रही है डक्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही फ्यूल को बर्न करेंगे तो एयर हीटअप होगी, ठीक है ना। कंबशन के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने पावर प्लांट में पढ़ा है, कंबशन के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर से हाईली कंप्रेस एयर निकलती है, कंबशन चेम्बर में हम एडिशनल फ्यूल को बर्न करते हैं, एयर उस फ्यूल के साथ कांटेक्ट में आती है और उसका एयर का जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। अब होगा क्या कि अगर मैं फ्यूल को बर्न करूँगा, ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या कि इसका जो टेम्परेचर होगा एयर का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पर एनर्जी बैलेंस लगाऊं, तो एनर्जी बैलेंस यही होगा, एम डॉट ए एच नॉट वन प्लस का, अब क्योंकि मैं फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एम डॉट एफ मल्टीप्लाई बाई क्यू सी वी। आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, हीटिंग वैल्यू दी हुई है, उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि मास ऑफ फ्यूल आपके पास आपने ऐड किया ना, और यहाँ से मास ऑफ एयर आ रहा था, तो अब जो एग्जिट होगा, तो एग्जिट पे आपके पास क्या हो जाएगा, मास बैलेंस अगर आप अप्लाई करोगे, यहाँ से मास इन हो रहा है, यहाँ से मास इन हो रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे अब क्योंकि एयर के अंदर एयर का मास फ्लो रेट भी होगा और फ्यूल का भी होगा, क्योंकि मिक्स हो गई दोनों, ये हो जाएगा एम डॉट ए प्लस एम डॉट एफ एम एफ, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एच नॉट। ठीक है, अब आपको पता है कि एयर परफेक्ट गैस है, तो एम डॉट ए सी बी टी नॉट वन, और मास ऑफ फ्यूल तो सेम रहेगा क्यू सी बी, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सी पी टी नॉट। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, सिंपल है, अब कुछ भी नहीं करना। अब आपको एक बात पता चल गई कि आपको टी नॉट वन निकालना है। देखो, मैंने एक बात ये भूलिए कि हमेशा आपको जो चीज़ निकालनी हो ना, आप पहले उस फॉर्मूले को पहले लिखो, ताकि आपको चीज़ें पता हो कि आपको निकालना है क्या है, और उससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगी बंदे को। तो आपको अब यहाँ पे क्लियर देख के पता चल गया कि आपको मास फ्लो रेट निकालना है, आपको टी नॉट वन पहले निकालना है। अच्छा, मास ऑफ फ्यूल, अच्छा हमें रिक्वायरमेंट में मास ऑफ फ्यूल निकालना है, एम डॉट एम एफ एम डॉट एफ। अच्छा, क्यू सी भी आपको गिवन है, आपको अगेन एम डॉट ए निकालना है, और आपको टी नॉट टू निकालना है। मतलब आपका जो मेन मोटिव है वो टी नॉट टू, टी नॉट वन और मास फ्लो रेट निकालना है पहले। अब मास फ्लो रेट कैसे निकालोगे, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी वन। अब आपको वेलोसिटी गिवन थी इनलेट पॉइंट पे, ठीक है, चाहो तो आप इसको ओ कह दो, इसको वन कह दो, वन टू कह दो, आपकी मर्जी। मैं सपोज इसको वन कह रहा हूँ पॉइंट को, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वी नॉट नहीं होगी बल्कि वी वन हो जाएगी, टीम प्रेशर पी वन हो जाएगा और टेम्परेचर टी वन हो जाएगा। स्टेगनेशन नहीं है, याद रखना। अब हमने क्या किया कि मास फ्लो रेट बराबर होता है डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी के। एरिया के लिए आपके लिए वही काम करोगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो डायमीटर गिवन है। डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर अपॉन आर टी वन, आइडियल गैस है जब भी, तो 2.78 के जी पर मीटर क्यूब आ रहा है। वेलोसिटी वी वन आपको गिवन थी, तो आपके पास जो मास फ्लो रेट आएगा एयर का वो कितना आ गया, 2.2 के जी पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब टी नॉट वन बराबर होगा टी वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू सी बी के, तो सी बी की वैल्यू 1005 रखना, इसको सॉल्व करोगे, सी पी टी नॉट वन आ गया 502.4, ठीक है, 502.4। अब आपको टी नॉट टू निकालना है। अब टी नॉट टू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको टी टू पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपके पास जो मार्क नंबर आपने निकाला, सबसे पहले क्या किया आपने, सिंपल आपने यहाँ पे पॉइंट टू पे गए,
पॉइंट 2 पे आपको जो है वो मार्क नंबर कितना गिवन था एग्जिट पे 0.8। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है एग्जिट है पॉइंट 2, इसमें मार्क नंबर 0.8 था। तो 0.8 पे जाके गए अपेंडिक्स जी पे, तो T2 अपॉन टी स्टेरिक आ गया 1.026। ठीक है, अभी टी स्टेरिक कहाँ से निकाला मैंने? अब आपके पास इनलेट पे मार्क नंबर आ जाएगा क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, तो आप मार्क नंबर निकाल लो इनलेट पे, और वहाँ पे वही होगा P1 अपॉन टी स्टेरिक, T1 अपॉन टी स्टेरिक, तो वहाँ से टी स्टेरिक निकाल लेना। ठीक है, जिस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं, और फिर आप इस टी स्टेरिक को यहाँ पे प्लग इन कर देना, तो आपके पास T2 आ जाएगा। अब उससे V2 कैसे निकलेगा? मास मार्क नंबर गिवन है, गैमा RT2 लगाया, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। उसके बाद आपने क्या किया कि अगेन T02 किसके बराबर होगा? T2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2CP, यहाँ पे इसको प्लग इन करा पूरा, तो ये आ जाएगा 4211 केल्विन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अब वो सारे पैरामीटर्स गिवन है। एम डॉट सी पी की वैल्यू यहाँ पे 1005 है, मास फ्लो रेट आपको पता है, T01 पता है। इसको मैंने डायरेक्ट मतलब लिखा नहीं, कैलकुलेटर में सारे पैरामीटर्स डालूँ और आप मास ऑफ फ्यूल निकाल लो, तो मास ऑफ फ्यूल कितना रहेगा? 0.235 kg/s। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके चैप्टर नंबर 7 ऐड हो गया। बुरान ये बता देना T2 किस तरह निकालें? यार T2 इस तरीके से निकाला है कि आपको एग्जिट पे ना, ये जो एग्जिट पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्क नंबर 0.8 गिवन था। आप अपेंडिक्स जी पे गए, अपेंडिक्स जी पे गए, आपने देखा 0.8 ये रहा। 0.8 ये रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे जो ये वाला जो फैक्टर है ना, T अपॉन टी स्टेरिक, इसको आपने निकाल लिया, और वो कितना है? 1.026। कितना है? 1.026। आपने यहाँ पे नोट कर लिया 1.026। अब यहाँ पे टी स्टेरिक नहीं पता आपको। टी स्टेरिक निकालने के लिए पहले आप क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आप मार्क नंबर 1 इनलेट पे निकाल सकते हो। आपके पास वेलोसिटी V1 गिवन है, अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट गैमा RT1, और T1 भी गिवन है 500 केल्विन, तो आपके पास मार्क नंबर इनलेट पे आ जाएगा। अब उस मार्क, सपोज 1 मिनट में बता देता हूँ मार्क नंबर कितना आ रहा है, 1 मिनट को मैं कैलकुलेट करके बताऊँ। ठीक है, आपके पास मार्क नंबर आ गया 0.156। कितना आया? 0.156। सही है, अब आप यहाँ पे गए, अब आपने देखना है कि 0.156 यहाँ पे कहाँ पर है। 0.156 को राउंड ऑफ कर लो तो 0.16 हो जाएगा। ये देखो, अब ये 0.16 पे है। अब 0.16 पे आके आपने ये जो T अपॉन टी स्टेरिक था ना 0.1374, इसको नोट कर लिया, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन टी स्टेरिक। ठीक है, T1 अपॉन टी स्टेरिक आ रहेगा। अब आपके पास T1 कितना गिवन है? 500 केल्विन है, तो यहाँ से टी स्टेरिक निकाल लोगे, जो टी स्टेरिक की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे प्लग इन कर देना, तो आपके पास T2 आ जाएगा। सही है, तो ये था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन का जो बिहेवियर होता है वो ही रायले लाइन का भी बिहेवियर होता है, लेकिन अगर आपके पास सुपरसोनिक कंडीशन है तो वो उसका केस रिवर्स हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात बताई कि अगर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कल हमने एक बात पढ़ी थी कि फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से आपको डट की एग्जिट पे मार्क नंबर 1 अचीव हो रहा था। अब आपको कीड़ा काटा, आपने बोला नहीं कि मैं दोबारा जो है मैं मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ाऊँगा, तो मज़ीद लेंथ बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अब उसका मास फ्लो रेट कम होगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज होंगी, और आपका जो फ्लो होगा वो दूसरी फेनोलाइन पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कल को हमने बात कही थी। थर्मल चोकिंग के अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट की, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि नाउ सपोज दैट वी ऐड मोर हीट टू द सिस्टम, दिस वुड प्रोबेबली बी डन बाय इंक्रीजिंग, however it is more convenient, the only way that the system can reflect the required additional entropy changes is to move a new Rayleigh line। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो पहले हमारा जो पाथ था ये 1 था, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1 2 3, मतलब हमें यहाँ से हमारा फ्लो इन हुआ और ये पॉइंट 3 पे, मतलब 2 से 3 विद इन हीटिंग हो रही है, और 1 से आपके पास लार्ज रिजर्वायर है, यहाँ से आपके पास जो आ रहा है फ्लो आ रहा है, तो 2 से 3 आपके पास जो है हीटिंग कर रहे हो, तो हीटिंग करने से क्या हुआ कि पॉइंट 3 पे चोकिंग कंडीशन हो गई,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे वाली रैली लाइन आ रही है, यहाँ से 1 आया, मतलब कहीं स्टेगनेशन टेम्परेचर ज़्यादा था। उसके बाद ये 0.2 और 0.2 से 0.3 पे 0.2 पर आए, और 0.2 से मतलब यहाँ से आप, क्योंकि एक बात आप जानते हो ना कि स्टेगनेशन टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, स्टैटिक कम होता है। तो इसकी वजह ये है कि 0.1 अगर ऊपर है ना तो इसका स्टैटिक, अभी देखो ना वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, तो स्टेगनेशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो स्टेगनेशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। इसका जो स्टेगनेशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, 0.1 पे स्टेगनेशन टेम्परेचर है, 0.2 पे स्टैटिक है। तो आप देख सकते हो कि 0.2 पे स्टैटिक टेम्परेचर स्टेगनेशन से हमेशा कम होता है, ठीक है। तो स्टेगनेशन टेम्परेचर आ गया, अब ये बात पता चल गई। अब 2 से 3 तक के मैंने इसको हीटअप करा, तो ये हीटअप करने की वजह से अभी 0.3 पे जो शिफ्ट हुआ है ना, 0.3 पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे इसका मार्क नंबर आ गया 1। कितना आ गया? मार्क नंबर आ गया इसका 1। अब आपने ये बात बोली कि नहीं भाई, मैं क्या करूँगा, मैं उसको मज़ीद हीटअप करूँगा, मैं हीटअप करते जाऊँगा। तो अब इस केस के अंदर में होगा क्या कि आपने उसको इतनी अमाउंट में और हीटअप कर दिया, तो अब क्या होगा कि आपका ये जो फ्लो होगा ना, ये 0.2 पे अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा, प्रेशर को चेंज करेगा, और ये अपनी नई फैनो लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस केस के अंदर आपके पास ये देख सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रेस कर रहा हूँ, आपका फ्लो पहले 0.3 पे था, लेकिन आपने चोक कंडीशन के बाद भी इतना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना हीटअप कर दिया कि आपका जो फ्लो था उसने अपनी इनलेट कंडीशन को चेंज करा, और अब वो दूसरी फैनो लाइन पे शिफ्ट हो गया। मसला ये है कि अगर तो मैं देख सकता हूँ ये सिंपली सबसोनिक से सोनिक कंडीशन की तरफ आ रहा है। तो होता क्या है कि आप हीटअप कर रहे हो ना, तो हीटअप करने से इंट्रॉपी बढ़ रही है। मैंने अभी देखना, उसमें सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ। हीटअप करने से इंट्रॉपी बढ़ रही है। जैसे ही आप मार्क नंबर 1 से ऊपर जाओगे, मतलब आपने हीटअप करा, चोकिंग कंडीशन मार्क नंबर 1 मिल गई, 1 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपका मार्क नंबर बढ़ना शुरू होगा। मार्क नंबर आपका क्या होगा, अगर आप हीट कर रहे हो, अगर हीट करने से आपका जो मार्क नंबर अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से भी पड़ा था, सुपरसोनिक अगर फ्लो हो तो मार्क नंबर, हीटिंग करने से आपका मार्क नंबर कम होता है। मार्क नंबर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एंट्रोपी का जो है वो कुछ कहानी हिलना शुरू हो जाएगी। तो हम ये अलाउ ही नहीं करते कि आपका सोनिक कंडीशन से ऊपर जाए। तो दैट्स वाई अब ये जो फ्लो था ये न्यू फेनोलाइन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मल चोकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फ्लो कर रहा है किसी भी ट्यूब के अंदर, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे वो फ्लूइड उतना ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं हो सकता हीटिंग की वजह से। वो पॉइंट आपका कहलाता है सोनिक क्रिटिकल पॉइंट, जिस पे आपका मार्क नंबर 1 होता है। तो वो हीटिंग की वजह से जो अब आपको जो मार्क नंबर 1 अचीव हो रहा है, जिस पे फ्लो हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो थर्मल चोकिंग की वजह से हो रहा है। तो थर्मल चोकिंग का मतलब ये क्लियर है बात? मेरा सवाल है, पूछो। सवाल हीट दे रहे हैं, तो वो मशीन हम्म, हीट देने के बाद मैक नंबर जब दूसरी स्ट्रिंग लाइन में शिफ्ट होगा तो वो मैक नंबर चेंज करेगा या फिर वो 1 पे ही रुका रहेगा? नहीं, होगा क्या कि यहाँ पे मार्क नंबर 1 अचीव हो गया था। अब क्या होगा कि आपने चोकिंग कंडीशन कर, चोकिंग के बाद भी आप प्रेशर टेम्परेचर मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो अब क्या करेगा, ये जो फैनो लाइन है ना, ये इनलेट का जो पॉइंट होगा, इनिशियल जो पॉइंट होगा ना, उस पे जो इसका टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। आप देखो यहाँ पे 0.2 पे टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे सोनिक कंडीशन के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब क्या करा, फेनो लाइन ने क्या किया कि पहले 0.2 पे थी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 0.2 पे टेम्परेचर कम था। फेनो लाइन को पता चल गया कि चोकिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा हीट कर रहा हूँ मैं, तो 0.2 पे टेम्परेचर कम था, तो फेनो लाइन ने अपने आप को एडजस्ट करा इनिशियल कंडीशन में, इनलेट कंडीशन में। उसने अपना टेम्परेचर को एडजस्ट करा, मतलब यहाँ से मास फ्लो रेट कम करा होगा, तो टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर इनलेट पे बढ़ गया। अब ये दूसरी फेनो लाइन पे चली गई, अब यहाँ पे ये मार्क नंबर 1 पे अचीव कंडीशन अचीव करिए।
ये हिसाब किताब। तो ये मतलब सिर्फ इनिशियल में एडजस्टमेंट खुद से करेगा, बाकी मैक नंबर को आगे नहीं बढ़ाएगा, मतलब सोनिक से सब सुपर हाँ सोनिक पे लेके नहीं जाएगा। बिल्कुल। और यही कंडीशन सुपरसोनिक से, अगर सुपरसोनिक से सोनिक पे होगी, यही कंडीशन उस पर भी वैलिड रहेगी, समझे। सही है। ये जो चीज़ है ना, ये पेपर में आ सकती है, तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मैंने एक बात ये बोली थी थोड़ी देर पहले, याद है मैंने क्या बात बोली थी? अगर हमारे पास फेनोलाइन होती थी, तो फेनोलाइन पे क्या होता था? फेनोलाइन पे क्या होता था कि फेनोलाइन पे अगर हम सुपरसोनिक से, मतलब ये सुपरसोनिक है, यहाँ से फ्लो सुपरसोनिक है, और ये सोनिक कंडीशन है। तो जब वो सुपरसोनिक से सोनिक कंडीशन पे पहुंचता था ना, तो फेनोलाइन पे क्या जनरेट हो जाती थी? आपके पास शॉक वेव जनरेट हो जाती है। और आपको एक बात पता है कि जब फ्लो सुपरसोनिक से सब सोनिक की तरफ फ्लो करता है, तो आपके पास शॉक वेव जनरेट्स होती है, और शॉक वेव जो है वो अनडिज़ायर फिनोमिना होता है, ठीक है। लेकिन थर्मल रैले लाइन में ऐसा नहीं होता। रैले लाइन में ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी वजह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी, कि अगर मैं सपोज़ यहाँ पे मार्क नंबर 5 है सपोज़, और मैं रैले लाइन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं मार्क नंबर 1 पे आ रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मार्क नंबर कम हो रहा है, तो मार्क नंबर कम होने की वजह से आपका प्रेशर क्या होगा? मतलब आप हीट कर रहे हो, सुपरसोनिक फ्लो है, तो मार्क नंबर कम होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब होगा क्या कि हीटिंग की वजह से वो जो प्रेशर एंड टेम्परेचर सडनली चेंज हो रहा है ना, अब हीटिंग क्या करेगी? उसके जो चेंज को ग्रेजुअल कर देगी, ग्रेजुअली आपकी जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कराएगी। उससे क्या होगा कि वो शॉक का जो फैक्टर आने वाला होगा ना, उसको हीटिंग वाला जो फैक्टर है वो बैलेंस करके रखेगा। तो जब भी आपके पास जो रायले लाइन होता है, उसमें जब फ्लो सुपरसोनिक से सबसोनिक में शिफ्ट करता है, तो उसमें किसी भी किस्म की शॉक वेव जनरेट नहीं होती। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई कि आपके पास ना एक जैसे आप फेनोलाइन ले सकते हो। फेनोलाइन से समझ लो उसको ना, आपके पास एक डक्ट है, उसके अंदर सपोज फ्रिक्शनल इफेक्ट है इसमें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सुपरसोनिक फ्लो था, मार्क नंबर 3.53 इन हुआ यहाँ से, और मार्क नंबर 3.53 इन होने के बाद, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज आया, और यहाँ पे आपके पास नॉर्मल शॉक वेव जनरेट हो गई। तो नॉर्मल शॉक वेव जनरेट हुई, तो नॉर्मल शॉक वेव जनरेट होने की वजह से, ठीक है, अब शॉक वेव के बाद का जो रीजन होगा उस पे जो मैक नंबर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। अब इन्होंने एक चीज़ से यहाँ पे एलेबोरेट ये किया हुआ है कि यहाँ पे जब मार्क नंबर 3.4, जैसे यहाँ पे मार्क ये वाली फिगर को देखो पहले, ये मार्क नंबर 3.53 था, शॉक वेव जनरेट हुई, शॉक वेव के बाद आपका मार्क नंबर 0.450 हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 3.53 से फ्लो इन हुआ, यहाँ पे शॉक वेव जनरेट हुई, 0.450 मार्क नंबर हो गया। मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे मार्क नंबर 1 अचीव करना था। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 0.450 से 1 तक के लाने के लिए अब मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ऊपर वाली फिगर को बात करूँ, तो यहाँ पे मार्क नंबर 3.53 तो था, लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास अ, ये रैली लाइन का है, और ये नीचे वाला फेनो लाइन का है। तो इस केस के अंदर आपने जितनी अमाउंट में हीट दी थी, ठीक है, वो 3.53 से 1 में लेके आ रहा है। मतलब आपने 3.53 से फ्लो रेट इन वो मार्क नंबर इन किया, और सपोज़ करो आपने क्यू का कुछ क्वांटिटी रखी हो, आप हीटिंग कर रहे हो, तो आपने कुछ ना कुछ अमाउंट में जो हीटिंग दी हुई है ना, तो उससे मार्क नंबर 3.53 से 1 पे पहुँच रहा है। तो जितनी एनर्जी मैंने यहाँ पे क्यू में सप्लाई की है, तो नीचे यहाँ पे पहले तो हीटअप नहीं हो रहा था 3.53 से, शॉक वेव जनरेट हुई, अब 0.450, अब 0.450 से 1 तक के जाने में मैं जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, उतनी ही एनर्जी मैं 3.53 से 1 तक के जाने में सप्लाई कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे पहले शुरू से ही हीटिंग इफेक्ट है, और यहाँ पे हम नॉर्मल शॉक वेव के बाद हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब भी बात है कि हम लोग जो है ये कहते हैं कि रायले लाइन के अंदर अगर आपका सुपरसोनिक फ्लो सबसोनिक सॉरी सोनिक कंडीशन तक आ जाता है, तो हम किसी भी किस्म की वहाँ पे शॉक वेव नहीं देख सकते। तो ये वही वजह है कि यहाँ पे किसी किस्म की शॉक वेव जनरेट नहीं हो रही थी, और यहाँ पे शॉक वेव जनरेट हो रही थी। लेकिन शॉक वेव के बाद सोनिक कंडीशन तक के पहुँचाने में सेम अमाउंट में हीट एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी,
जितनी इसमें प्रोवाइड करी 3.53 से 1 तक के माने। ये चैप्टर 7 ऐड हो गया। क्लियर है, समझ आ गया सब?